अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? सो टुडे इज़ मैच डे। अच्छा, जिस दिन मैच होता है ना, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कुछ दिन बीच में जब ब्रेक आ जाती है। तो आज हमारा पहला T20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड स्टार्ट होगा। कैसा है? या एंड उसके बाद बस हमने वर्ल्ड कप खेलना है। और इसीलिए ये सीरीज हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारा टेम्पो, ये हमारा मोमेंटम, ये और हम सबका एज इन जो फैंस हैं, हम सबका मूड सेट करेगी। सो दिस इज दैट मूड सेटिंग सीरीज जिसका पहला मैच आज होने वाला है। मूड सेटिंग सीरीज फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तानीज, बट फॉर द टीम इटसेल्फ उनका एक मोरल, अगर वो ये जीते तो वो बड़े अच्छे एक स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे इन द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह तो बहुत जरूरी है। आयरलैंड से हमने जीत लिया था, आपको पता ही है। तो अब ये इंग्लैंड के 5 है ना, 5 T20s हैं। आयरलैंड के साथ तो अच्छा, 3 ये 5 है। अब आपको पता है ना कि हम अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छे मोरल के साथ आगे जाना चाहते हैं, लेकिन शुरू में जो टीमें जीतती चली जाती हैं वो एंड में जाकर चोक कर जाती हैं। हमने PSL में भी देखा है, हमने इससे पहले जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी देखा है। सो इट इज ओके, टेक इट इजी बॉयज, और इंशाल्लाह सीरीज जीतें। दैट इज नॉट टू से दैट वी आर लेटिंग यू ऑफ द हुक एंड यू नो कि बाहर जाओ 2-4, नहीं, जरूरी नहीं है। लेट दिस टूर्नामेंट इज डिफरेंट। अभी वर्ल्ड कप तो स्टार्ट होगा ना, इसमें तो जीतो। चलिए ठीक है, इसमें तो मतलब अब हुमा कह रही हैं तो सुन लिया होगा आप सबने, वो तो पहुंच ही गई होगी आप लोगों को बात। तो टीम कॉम्बिनेशन जो है, आपको पता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, और इतने अरसे से हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। ये लास्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑलमोस्ट, चले वो भी नहीं, गलत वर्ड है, लेकिन ये लास्ट टूर्नामेंट है जिसमें आप फिर भी थोड़ा सा ट्रायल हम कुछ अपनी इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, हम अपनी सेटिंग कर सकते हैं। सो कुछ इधर उधर जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें तरतीब में वापस ला सकते हैं। और आज इट इज़ अ डिफरेंट मॉर्निंग ऑल टुगेदर। पता है क्यों हुमा? क्योंकि हम अपने स्टूडियो में नहीं, क्योंकि एक तो हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, दूसरा ये कि अब हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कोई भी बात किसी को नागवार गुजर गई और उसने सूबा पंजाब में बैठे हुए हमारी तनकीद सुन ली, और चाहे वो टेम्पररी या परमानेंट तौर पर ही सूबा पंजाब का रेजिडेंट रहा हो, वो हम पे हद तक इज्जत के तहत अब जब गवर्नर साहब साइन कर देंगे तो कार्रवाई कर सकता है। तो और उसमें हमारा कोई मैल इंटेंट भी ना हो, और तो आपको और हम तो इसका मतलब है अब्दुल्ला कि हमें हर बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना हो? नहीं हुमा, इसका मतलब है कि हम कोई बात ही ना करें। फिर तो मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन वही माहौल बन रहा है कि फिर आप कोई बात ही ना करें। मतलब दिस इज़ शॉकिंग जो कि खद्दो खाल सामने आए हैं पंजाब में हद तक इज़्ज़त के कानून के, डिफेमेशन के, जिसमें हमने तो इंडिविजुअल्स तक ही समझा था, उसके बाद गवर्नमेंट की इज़्ज़त। मतलब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट पे कोई भी अगर तनकीद करेगा तो गवर्नमेंट को लगेगा, हुकूमत को लगेगा कि उसकी हद तक हो रही है। आपने आज़मा बुखारी साहिबा को सुना था शाहजेब के शो पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारे शो पे भी आ चुकी हैं, बहुत बार हमने भी सवाल किए, लेकिन फिर मकसद क्या है इस लॉ का? एंड ऑल्सो ये जो जल्दबाजी में जो काम होते हैं ना, उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। तो लिहाजा वी स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड इट, वी स्टिल नीड टू नो। हमें तो लगता है कि जिन्होंने पास किया है उनको भी अभी समझने की जरूरत थी, बट इट्स कराची में अगर आपके पुराने एड्रेस पे समन आते रहे और आपको समहाउ नहीं मिले तो आप पे जुर्माना 30 लाख का लग जाएगा। तो स्पेयर रखिएगा आप। मैं तो बहुत सी चीजें फिर अभी अगर है ही नहीं तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, वो और बात है, लेकिन यस। अच्छा, फिर हमें तो वैसे ही हम तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि वट एवर वी गिव टू यू, जो भी बातें हों तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। और उसमें मैं एक ज़रा जल्दी से एक करेक्शन कर दूं। वो मैंने पहले अभी T20 5 कहे थे ना, वो 5 नहीं है, वो 4 हैं। 4 है? अच्छा। हाँ, प्लीज़ मुझे ना पकड़िएगा इस बात पे, वो 4 ही हैं। क्यों है? हाँ, मतलब 2 वो जीत गए, 2 हम जीत गए, तो बराबर हो जाएगी। फिर क्या होगा? आई थिंक दे वांट एवरीबॉडी टू बी हैप्पी बिफोर द वर्ल्ड कप। और कोई आर वी श्योर कि मोमेंटम ताकि सभी का अच्छा रहे। 4 है, क्योंकि मुझे क्यों लग रहा था कि वो 5 है। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नंबर का पता ही नहीं था। सो इट्स ओके, मुझे ये पता है बस सीरीज थी। सो आप ही 4-5 के चक्कर में घुसी थी, इसलिए मैंने चुप ही रहा। अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये वो वाली बात है ना, जल्दी से आगे निकाल दो। और जी हमारी एक और दुआ है कि रऊफ हसन साहब ज़रा जल्दी रूबा सेहत हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान हैं रऊफ हसन। कल हमले में ज़ख्मी हो गए थे और उन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो सितारा मार्केट में निजी चैनल के ऑफिस से बाहर आ गए थे, और कहा गया है कि उनके चेहरे पर ब्लेड से वार, यू नो दिस इज़ हॉरिफाइंग। It is or even to watch because everything was captured on CCTV. तो शॉकिंग कि
वो अभी आए और this उनको is झमघटा CCTV, करिए। the video that we are playing, or this is an actual mobile footage? जी लग रही है, लेकिन CCTV ये actual mobile footage ही लग रही है। मार्केट This is कोई ऐसी सुनसान जगह नहीं है कि जहाँ ये हुआ। पार्किंग लॉट है, आप देख ही ले, लेकिन ये शॉकिंग किस्म के सिनारियो है ये जो हुआ है। और आपको पता है कि कितने सेवियर जख्मी हुए हैं? 12 से ज्यादा उनको टांके लगे, स्टिचेस लगे, इतना उनके जोर चेहरे पर मारा गया है, लेकिन उन्हें वैसे डिस्चार्ज कर दिया था तो चेहरे तक की बात थी। लेकिन इमेजिन, यानी आपको देखें अब इतनी हाथापाई में चेहरे पर लगे, लग तो कहीं भी सकता था ना वो चाकू। इंटेंशन क्या थी उनकी? ब्लेड से कहा जा रहा है जी। आप देख ही रहे हैं, मंजर आम पर आ गई है और हमला आवर खवातीन के लिबास में थे। अब ये भी बड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि ये थे कौन, और ये हमलावर खवातीन के लिबास में थे ख्वाजा सरा थे या ख्वाजा सरा थे, कुछ ये एक भी हो सवाल सकता है, क्योंकि ये तो पता नहीं चल पाएगा ना। अब आदमी अब औरतों के कपड़े पहन लेंगे तो फिर समझ तो नहीं आती। अच्छा, एक और भी वीडियो उसके बाद सामने आई। हाँ बताएं। एक रोज़ पहले की थी, उसमें भी खवातीन ही के लिबास में मौजूद अफराद ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। ये एक दिन पहले की वीडियो उसके बाद फिर सामने आई है, जिसमें ये वो वीडियो है जिसमें अब क्या कहें, ट्रांसजेंडर्स कह दें या फिर क्रॉस ड्रेसर्स कह लें, हाइड देयर आइडेंटिटी एटलीस्ट, ये तो कह ही सकते हैं ना, क्योंकि पता तो नहीं चल रहा है क्या है। खैर इन एनी केस पीटीआई मेंबरान जो हैं उन्होंने फिर बड़ा एहतजाज भी किया। आपको पता है कि इनफैक्ट इसको तो मेरा ख्याल है हर किसी को ही डिनाउंस करना चाहिए कि ये हुआ क्या है। सो एवरीबडी शुड प्रोटेस्ट ऑन दिस बिकॉज फ्रैंकली दिस कैन हैपन टू एनीबडी। सेनेटर शबली फराज ने कहा कि उनकी पार्टी तर्जुमान पर हमला इंतहाई संजीदा मामला है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि रऊफ हसन की शहरत पर हमला करने की कोशिश की गई। सुने जरा। हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन को फिजिकली अटैक किया गया है और उनको जख्मी किया गया है। हम चाहेंगे कि लॉ मिनिस्टर इमीडिएटली आपका रिएक्शन चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस वाकया है कि बात अब यहाँ तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं। उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने खुद देखा है उनको यहाँ चीख पे बहुत जख्म आया है, दैट इज़ टू डीप, और वो यहाँ उनकी जेगुलर वेन पे कोई अटैक करने की कोशिश की गई जो उनको यहाँ लगा है। इस जस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क है। इस वक्त उसकी कंडीशन हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पे यस ऑफ कोर्स अटैक हुआ है। इस वक्त हम प्री सपोज नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि इस वक़ूए की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो। दिस इज सीरियसली यू स्टार्ट थिंकिंग कि इंसान कहीं भी कोई मतलब सेफ है कि नहीं है, कि दिस चाकू अटैक जो भी था इट कुड हैव गॉन रियली बैड एज वेल। अयाज अकबर हमारे साथी हैं, वो लेकिन पहले ये तो सुन लेना कि हमारे जो वफाकी वजीर कानून है उनका भी कुछ कहना था। उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई है कि हम तहकीकात भी करेंगे और ऐवान में पेश भी करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, कब पेश आया, किस नौइयत का है, आया उन पे हमला आवर जो हैं उनकी शनाख्त हुई, उन्हें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक डील होनी है। कोई ऐसा गैर मरई तरीक़ाकार नहीं है कानून में जिससे फ़ौरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। हम समझते हैं कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं दे शुड बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दिस इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। भाई उसके बाद पीटीआई मेंबरान सेनेट इजलास से वॉकआउट भी कर गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शरीर रहमान ने पीटीआई तर्जुमान पर हमले की रिपोर्ट भी तलब की थी। अयाज अकबर हमारे साथ ही मौजूद हैं। अयाज, मतलब कौन लोग हैं, कौन हमलावर हैं, क्या इसमें अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई सामने आ सका? अब्दुल्ला, ये कहना तो कबल वक्त है कि ये कौन से लोग थे, हमलावर की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन बज़ाहिर तो आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है कि ख्वाजा सरा के लिबास में मलबूस ये लोग थे। अब इसकी जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं होती या मुकम्मल तौर पर उन लोगों तक नहीं पहुंचा जाता तो ये कहना कबल वक्त है कि ये कौन लोग थे। लेकिन आपने देखा इसमें कल हमने दो चीज़ें रिपोर्ट की। एक तो जब ये मामला हुआ, उन पर हमला हुआ, तो हमने इसको रिपोर्ट किया। उस वक्त सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई थी, लेकिन 4 अफराद का जिक्र था। लेकिन जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आई
क्योंकि रऊफ हसन साहब की जो कल हालत थी वो काफी आपके तशवीशनाक इसलिए थी कि काफी गहरा कट लगा था और वो उनको शायद उस वक्त अंदाजा नहीं था, उनको ये जरूर लग रहा था कि खून निकला है, बट जब उन्होंने अपने आप को चेहरे को देखा किसी शीशे में तो उसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी कि वो इतना गहरा था कि वो फिर शायद अपने असाब को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके, तो वो काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे। एक तो वो उस ऑफिस से फिर जब उनको जख्मी होने के बाद निजी टेलीविजन के ऑफिस में ले जाया गया तो वो कहते हैं कि डॉक्टर को यही बुलाओ, मैंने कहीं नहीं जाना। फिर उसके बाद कुछ एंकर से, कुछ वहां का स्टाफ से जो उनको वहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आती है तो नजर आता है कि एक कोई ख्वाजा सरा लिबास में मलबूस शख्स जो है वो इंतजार कर रहा है, और जैसे ही रऊफ हसन वहां पार्किंग से नजर आते हैं तो वो शख्स आगे आता है और उनको इंगेज करता है। अब हमारी जो जराये से बात हुई है और रऊफ हसन साहब ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा था कि जी वो शख्स जो है वो मुझे इंगेज करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में उन्होंने कहा कि आपने गालियां क्यों निकाली, जिस पर रऊफ हसन साहब ने कहा कि मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली। और एक बंदे ने उनको जब इंगेज किया तो जो पीछे फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि दो ख्वाजा सरा और एक ख्वाजा सरा जिन्होंने शूज भी पहने हुए थे और चादर भी सख्त गर्मी में पहनी हुई थी, उसी ख्वाजा सरा ने या उस शख्स ने हाथ में कुछ चीज थी जो रऊफ हसन साहब के गर्दन के पास जाके मारने की कोशिश की। और जैसे कि FIR भी होगी है उसमें भी रऊफ हसन साहब ने ये कहा कि उनकी कोशिश थी कि शेरक के ऊपर जो है वो इस कट को लगाया जाए, और ये बाज़ाब्ता तौर पर जब हमने चेक किया तो ये शेविंग ब्लेड है, ये ना कोई चाकू है ना कोई और तेजदार आला है, बल्कि ये शेविंग ब्लेड है जो कि वहां से मौके से मिला भी है, और उसी ब्लेड से कोशिश की गई है कि उनको जख्मी किया जाए। और काफी गहरा कट था क्योंकि वो इतना तेज धार होता है, अब्दुल्ला आपको मालूम है कि वो सेकंड्स के अंदर जिल्द को काट के वो काफी डीप चला जाता और है। डेफिनेटली तो यही चाहते भी होंगे ये हमलावर जो थे। अब ये अयाज, ये बड़ा अजीब सी बात है, अब हम बात करते हुए भी कह रहे हैं या तो वो ख्वाजा सरा है या फिर उन्होंने वो भेस बदला हुआ है, इसकी डिस्टिंक्शन कैसे होगी? जो हम फुटेज देख रहे हैं, नहीं क्योंकि हम फुटेज देख रहे हैं तो अभी तक पुलिस ने इतनी तहकीकात एटलीस्ट ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये कौन सी कम्युनिटी है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके तो इन्होंने तहकीकात स्टार्ट कर दी है, भेस बदल के कोई है या फिर एक्चुअल ख्वाजा सरा? इसमें डिस्टिंक्शन कर लेना कि ये भेस बदला हुआ है या ख्वाजा सरा ही है। देखिए अब्दुल्ला हुमा, एक तो देखिए जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एज ए क्राइम रिपोर्टर हम अपनी साइमल्टेनियसली अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। कल जब ये फुटेज सामने आई तो यहाँ का जो ख्वाजा सरा है इस्लामाबाद के, आप जानते हैं, नायाब नाम है उनका, उनसे मैंने रब्ता किया, उनको ये फुटेज दिखाई, सारा कुछ। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये हमारी बड़ी लिमिटेड कम्युनिटी होती है। मैं पिंडी इस्लामाबाद के तमाम ख्वाजा सरा को बाय फेस, इवन देन अगर आप मुझे ख्वाजा सरा की वैसी तस्वीर फुटेज दिखा दे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ख्वाजा सरा है या नहीं है। तो वो उन्होंने इस चीज को बड़ा ऑन रिकॉर्ड कहा है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरी तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये कहें कि ये किसी भी तरीके से ना तो ये हमारे पिंडी इस्लामाबाद के किसी गुरु के चेले हैं, ना ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। और अपेरेंटली उनका जो फुटेज मैंने देखी है उस फुटेज में वेरी क्लियरली मैं ये दावा करती हूँ कि ये ख्वाजा सरा नहीं है। हमारे ख्वाजा सरा का अपना एक बॉडी लैंग्वेज होती है। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से मुझे ख्वाजा सरा, तो मैं तो उन्हीं नायाब की ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इसको कोट एंड कोट कहा कि जी मेरी तरफ से आप इसको ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये हमारी कम्युनिटी की आड़ में कुछ शरपसंद लोग हैं जो भी है व्हाटएवर, वो इन चीज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो रऊफ हसन साहब ने को करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, जो 2 दिन कबल ब्लू एरिया में एक निजी टेलीविजन के दफ्तर के बाहर इसी पैटर्न पे उनको रोकने की कोशिश की गई। वो फुटेज भी हमने कल देखी भी है, कल हमने चलाई भी है, बिल्कुल यही पैटर्न था। लेकिन उसमें रऊफ हसन साहब थोड़ा सा उसमें प्रोएक्टिवली गाड़ी के पास गए, वो रुके नहीं है, या समझ लें कि वो जो दफ्तर से निकलने का और गाड़ी का फासला कम था तो उस फैसले के दौरान वो अपनी गाड़ी तक पहुंचे। लेकिन ये इसमें एज ए क्राइम रिपोर्टर मैं ये अपना तजिया आपको दे सकता हूँ, ये मेरा अपना जाती तजिया है कि इसी पैटर्न का उनको जो है वो इंगेज करने की कोशिश की गई थी। जो कल कि वही लोग थे जो जिन्होंने इन्हें पहले रोकने की कोशिश की थी, दिस वाज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। थोड़ी सी तो रिकग्निशन उनको होगी ना, इतनी पुरानी बात नहीं है। अच्छा, FIR में जो उन्होंने FIR वही होती है जो मुद्दई एप्लीकेशन देता है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वही लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो भी ख्वाजा सरा के लिबास में या ख्वाजा सरा तर्ज के लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पे लोगों ने मुझे बचा लिया। तो वहां पर उन्होंने अगर तो ऐसी बात होती तो ये जरूर कहते कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल भी मुझे रोका था। तो इसमें तो क्लैरिटी है कि ये वो लोग नहीं थे या उस तरह के लोग नहीं थे, बट ये एक पैटर्न वही है। अगर आपको मालूम हो, एक सीनियर सहाफी हैं समी इब्राहिम साहब, उन पे भी एक अटैक हुआ था उनके दफ्तर के नीचे,
मुझे तो वही पैटर्न लग रहा है। उसी तरीके से जैसे समी साहब दफ्तर से बाहर आए थे तो इसी तरह ख्वाजा सलाम का इंतजार कर रहा था और उनको एंगेज किया और उनको उसके बाद उन्होंने थप्पड़ और घूसे जो है मारने शुरू कर दिए। फिर वहां पे लोगों ने इनको बचाया। कल भी रोब साहब ने इसी कोशिश की है पीछे भागने की, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हुए। एक तो क्योंकि आपको मालूम है उनकी एज काफी ज्यादा है। उन्होंने कोशिश तो की है कि वो पीछे हटे या निकले, लेकिन उन्होंने उनको काबू कर लिया और उसके बाद आपने इस्लामाबाद फुटेज में पुलिस देखा। कोई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जियो फेंसिंग की जा सकती है। कोई कितने मोबाइल फ़ोन उस एरिया में एक्टिव हैं, छोटा सा अगर कॉर्डन ऑफ भी कर लिया जाए एरिया, तो इन लोगों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की ये बात और ये तो आइडेंटिफाई फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज से और विजुअल अगर आप देखें, ज़रा गौर से देखें, हम तो ज़ाहिर है दूर के विजुअल्स देख रहे हैं, लेकिन दोज हु आर एक्सपर्ट दे कैन टेल कि इफ दिस इज समबडी ट्राइंग टू हाइड देयर आइडेंटिटी और देयर एक्चुअल ट्रांसजेंडर्स। गिविंग राइज टू अ न्यू ट्रेंड और यू नो आप इसको कह दें जो भी कहना चाहें कि जहां आप आइडेंटिफाई भी ना कर सकें कि एक्चुअली बंदा है कि बंदी है, ख्वाजा सर है, क्या है, बिकॉज इस तरह उन्होंने घुमाई है बात को। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई मोटिव तो होता है ना हर। और देखें जॉगर टाइप पहने हुए हैं, चादर, इतनी सड़ी गर्मी में चादर ओढ़ी हुई है, क्योंकि छुपाया हुआ है ना अपने आप को, तो छुपाया हुआ है अपने आप को। लेकिन वी आर होपिंग, और ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक टेस्ट केस बना लें, बिकॉज ये एक नए तौर का एक अटैक हुआ है और शरपसंदों को आइडियाज मिलते हैं। एब्सोल्युटली। पहले तो आपको पता है यूनिफॉर्म्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो अब ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब ये नई चीज़ आ गई है, तो इसको बहुत जल्दी इस इशू को सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, come back और to बहुत us. सी चीज़ें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हम बड़े दिन से डिस्कस करना चाहते हैं वो ये Which है, is very interesting. You would be interested in knowing कि शादीशुदा खवातीन पासपोर्ट अगर उन्होंने बनवाना हो तो उस पर खामद का नाम ही लिखवाना होगा। यानी पासपोर्ट अगर शादीशुदा औरत ने बनाना है तो उस पर खामद का नाम ही लिखवाना होगा। ये आप लोगों को लग रहा होगा तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दें कि शनाख्ती कार्ड वाली पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। और आपको पता है कि शनाख्ती कार्ड वाली पॉलिसी में आप खवातीन को ये ऑप्शन है बेशक वो शादीशुदा हो कि वो बाप का नाम लिखवाएं या शौहर का नाम लिखवाएं, तो उसमें दे कैन पिक एंड चूज व्हाट दे वांट। बहुत सी खवातीन हैं जिनके लिए समझें कि मुश्किलात भी खड़ी हो जाती हैं, अगर वो तालीम या किसी और वजह से बैरून मुल्क जाना चाहती हैं तो उनके लिए कानूनी मसाइल खड़े हो जाते हैं। पासपोर्ट हुकाम का कहना है कि शादीशुदा खातून के लिए पासपोर्ट पर शौहर का नाम लिखवाना ज़रूरी है। वो नादरा की नहीं, अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। यानी बेसिकली नादरा की पॉलिसी और पासपोर्ट की पॉलिसी बिल्कुल मैच नहीं। अच्छा, वैसे आइडियली इन कॉमन सेंस की अगर बात करें तो ये पॉलिसीज एक जैसी होनी चाहिए ना, एक दूसरे से मुताबिकत रखनी चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के पासपोर्ट डिड नॉट गेट द मेमो फ्रॉम नादरा कि हमने ये पॉलिसी, अब ये ऑप्शन जो है खवातीन को दे दिया है। एक खातून के मुताबिक शादी के बाद उन्होंने नए शनाख्ती कार्ड पर अपने नाम के साथ शौहर का नाम लिखवाया। कुछ अर्से बाद जब वो मुलाजमत के लिए एक जगह गई तो उन्हें बताया गया कि उनकी मैट्रिक, FSC और BSc की असनाद काबिल कबूल नहीं रहीं, क्योंकि उन पर मेरा नाम कुछ और है और शनाख्ती कार्ड पर कुछ और है। वैसे औरतें आप भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अब इस्तेमाल करें और अपने नाम तब्दील करना बंद कर दें। नहीं तो कॉमन सेंस तब इस्तेमाल करेंगी ना जब ये अवेयरनेस होगी। और बाय द वे बिफोर यू गिव इट आउट टू द वुमेन, ये बहुत अवेयरनेस आ गई है। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि अगर वो अपना NIC पे भी नाम सेम रखती हैं, बाप का नाम भी रखती हैं, और पासपोर्ट बनवाने जाती हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने शौहर का नाम डालें। नहीं हुमा, नहीं करते। नहीं अब्दुल्ला, ये पूरी कहानी है। शौहर का नाम एज अ वाइफ ऑफ डाला जाता है, आप नाम तब्दील करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ। नाम आप अपने बेशक फादर का नाम रखें, लेकिन शौहर मतलब आप अपने बाप वल्दियत डाल सकते हैं। You don't have to be the wife of someone. Absolutely, वो ऑप्शन है। लेकिन जब आप वही CNIC लेके जाते हैं पासपोर्ट पे तो वो कहते हैं आप पहले चेंज कराएं बिकॉज यू आर मैरिड। हाँ, आपको इसलिए वो दोनों चीजें मैच नहीं करनी। चलें, ये वाइफ बात ऑफ हम करते हैं। समवन, यू डोंट हैव टू चेंज योर नेम। से जो नाम बदलती है ना, अपना सरनेम बदलना कुछ और है, वो खवातीन का अपना प्रोगेटिव है। उसमें आप पढ़ेंगी तो आपकी डिग्री और ये सारे मसले आपको पता होंगे। फिर खदीजा बुखारी who is a lawyer और petitioner in this दरख्वास्त गुजार भी हैं as well। खदीजा, क्या हाल है आपका? ज़रा इन अ नटशेल जल्दी से एक्सप्लेन कर दें कि ये इशू क्या है।
जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इशू यही है यहाँ पे आता कि नादरा की पॉलिसी जो है और पासपोर्ट की पॉलिसी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, बेसिकली उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपना CNIC अपडेट करने गई, जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे नादरा से चाहिए था। वहाँ पे मैंने अपना सर नेम की बात नहीं है, बट मैंने अपना जो सेकेंड कॉलम है CNIC का, वहाँ पे ऑप्शन था कि आई कुड रिटेन माई फादर्स नेम। राइट, तो मैंने अपने फादर का नाम ही रखा, बेसिकली डॉटर ऑफ रादर देन वाइफ ऑफ। नादरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था और मेरा CNIC बिल्कुल इसके बाद अपडेट हो गया और वही वाइफ था, डॉटर ऑफ रहा। जब मैं नॉर्मल रूटीन में अपना पासपोर्ट बनाने गई तो मुझे ये बताया गया कि सिस्टम के थ्रू उन्होंने मुझे कहा कि ये जो फ़र्द हैं ये कौन हैं। तो मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में शो हो गया। तो उन्होंने कहा तो ये तो नहीं हो सकता, आप पहले जाएं, वापस अपना CNIC नया बनाएं और उसके बाद फिर आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो हुआ ये कि मैंने उनको कहा कि ये कैसे हो सकता है कि नादरा की पॉलिसी और हो और पासपोर्ट की पॉलिसी और हो। आप तो पासपोर्ट बनाते ही नादरा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हैं। आप जी बिल्कुल, आप अलिफ बे पे भी नहीं उसकी चेंज कर सकते। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी, नादरा तो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम उनको नहीं फॉलो करते, हमारी अपनी डायरेक्शंस हैं, हमारी अपनी रिटर्न डायरेक्शंस हैं। तो मैंने उनसे कहा आप मुझे रिटर्न पॉलिसी दिखाएं। तो उन्होंने ऑब्वियसली मुझे रिटर्न पॉलिसी नहीं दिखाई। उन्होंने मुझे कहा कि ये बस पॉसिबल है ही नहीं। नाउ आई हैव पेड माई पासपोर्ट फ़ी ऑफ 4500 रुपीज़ एज वेल, विच इज़ स्टिल देयर, एंड उन्होंने बस मुझे कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर मैंने कोशिश की, मैं नादरा के ऑफिस गई, मैंने कहा जब मैंने अपना CNIC से बनाया तो आपके रिकॉर्ड से, आपकी परमिशन से ही ये मेरा आफ्टर मैरिज बना है, तो फिर ये क्यों डिस्क्रिपेंसी आ रही है? और आपके रिकॉर्ड में मैरिज सर्टिफिकेट एनरोल हो चुका है, एनलिस्ट हो चुका है, उसमें पूरा उसमें वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोई भी डेटाबेस है, रिकॉर्ड पे है। डेटाबेस खोलेगा कोई भी नजर आ जाएगा। मैं यहाँ जो हमें देख रहे हैं उनको ये याद दिला दूं कि कुछ साल पहले ये बड़े फैन फेयर के साथ ये अनाउंस हुआ था नादरा की तरफ से कि अब खवातीन पे कोई प्रेशर नहीं है, मैरिड खवातीन पे भी अगर वो डॉटर ऑफ लिखना चाहती हैं तो वो लिखवा सकती हैं अपना नाम, खैर सरनेम तो दूसरी बात है, लेकिन डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, इट इज़ अप टू देम कि वो चेंज करें या ना करें। अब खदीजा, आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि नादरा और पासपोर्ट पॉलिसी ने आपस में अलाइन नहीं किया ये, कि अगर नादरा ने ये, both of them are under the Ministry of Interior. Absolutely, I was just coming to that. Be aligned. So आप एक ही डॉटर ऑफ ministry नहीं के लिखवा सकते नीचे पासपोर्ट पे if you are married in a nutshell। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर सकते और पासपोर्ट उनका बन ही नहीं रहा इस वजह से। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस ये कह रही है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर रहना है तब तो आप डॉटर ऑफ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस मुल्क से बाहर जाना है तो फिर आपको वाइफ ऑफ कराना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेशन है। और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मैंने इसकी काफ़ी कोशिश की कि मैं नादरा के पास जाऊँ। नादरा ने मुझे कहा कि द पासपोर्ट अथॉरिटी नहीं इज़ नॉट अलाउड टू गो अगेंस्ट अस, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जब मेरी उनसे बात हुई, लेकिन अगेन बैक एंड फोर्थ बहुत चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि हम इसकी रिट फाइल करते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में मैंने अभी इसकी रिट फाइल की हुई है, जिसको कुछ महीने हो गए हैं। और उसके अंदर पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। काफ़ी दफ़ा जो है उन्होंने जज साहब ने उनको डेट्स दी कि आप जवाब दें। फाइनली जब उनका जवाब आया तो इट वाज अ वेरी फ्लिम्जी रिस्पॉन्स, कि कोई एज सच उन्होंने उसमें कोई बात नहीं की। एक वेरिफिकेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस का उन्होंने कहा कि वो बड़ा मुश्किल होगा जी डिटर्मिन करना, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि बच्चों की जो वल्दियत है उसमें जो है डिटर्मिनेशन करने में कोई इश्यूज आ सकते हैं। दोनों बातें जो हैं जज साहब ने उनको उसी वक्त कहा कि ये बिल्कुल भी नामुनासिब बात है कि आप अपनी इनकन्वीनियंस की वजह से पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर रहे, और आप ये बर्डन औरत के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? क्या आपके पास बैक एंड पे पूरा डेटा नहीं है? क्या तो, आपके पास FRC नहीं है? ये भी बड़ी अजीब सी बात है, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ कि जी आपने जब किसी को पासपोर्ट या CNIC दिया, पर्चा दिया इस तरह करके, तो जो उस पर लिखा हुआ है वही है। देयर इज अ होल रिकॉर्ड, देयर इज अ डेटाबेस देयर कि कौन कौन है, पूरी एक फैमिली का एक आ जाता है कि इस फैमिली में कौन कौन है। देयर इज अ नंबर FRC या कुछ इस किस्म का एक, अब तो आपका फैमिली रिकॉर्ड होगा जी, बार कोड भी है और वो सारा कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है।
तो बस इसमें यही है कि आई थिंक पॉलिटिकल विल नहीं है। असल में जो मैं बात करना चाह रही हूँ ना वो ये है कि इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इट्स वेरी इजी टू जस्ट इग्नोर, तो वो करना नहीं चाहते इसको। तो बेसिकली कोई हायर अप अथॉरिटी के पास या तो ये चीज़ गई नहीं अब तक, या वो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो उन्होंने रिस्पांस कोर्ट में भी फाइल किया है, एक सेक्शन ऑफिसर ने फाइल किया और बिल्कुल वो आप समझें जैसे कोई केस फाइल उन्होंने पढ़ी नहीं है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, इस कोर्ट की हियरिंग के अंदर अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने ये कहा है कि हम पिटिशनर के स्टांड से एग्री करते हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि वो इतना इसको मतलब अग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं, इवन दो हुकूमत कह रही है कि लॉ डिपार्टमेंट कह रहा है कि हाँ जी पिटिशनर जो कह रहा है इस डे एंड एज में हम अगर औरतों को ये भी राइट नहीं देते। इससे पहले शायद किसी ने मुद्दा उठाया नहीं, क्योंकि अगर ये मुद्दा उठाया जाता तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि ये अब तक सॉर्ट आउट हो चुका होता। सो अब हम ये बात कर रहे हैं और अब हम ये मामला उठा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको देखे, लुक इनटू इट, कम अप विद समथिंग एल्स। एंड आल्सो आपके प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको कहना चाहूंगी कि वो इस इशू को पर्सनली देखें। और खदीजा आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन हम आपकी बात समझ गए हैं। जी दोबारा कहिएगा खदीजा। जी खदीजा बोलिएगा। मैं बस ये मैं ये कह रही थी कि शायद इसको हुकूमत ने पर्सनली नहीं देखा। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है, ये बाकी ख़वातीन बहुत सारी इसमें जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। तो जो फेडरल मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब नकवी साहब का नाम आता है तो आपकी आवाज़ चली जाती है। लेकिन खदीजा हम आपकी आवाज़ बनेंगे और हमें समझ आ गई है कि आप क्या कह रही हैं। 100% इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ एक जगह अगर एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन दी जाए ख़वातीन के लिए, मैरिड ख़वातीन के लिए, दैट यू कैन पुट इन योर फादर्स नेम इफ़ यू डोंट फॉर वट एवर रीज़न यू डोंट वांट टू पुट इन योर हस्बैंड्स नेम, तो वही पॉलिसी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए ना विद द पासपोर्ट एज वेल, और वाइस वर्सा। मतलब एक पॉलिसी रखें ना, ये दोनों जो चीज़ें हैं नादरा एंड पासपोर्ट की जो ऑफिस है, दे कम अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो फिर पॉलिसी एक होनी चाहिए। लगता है पासपोर्ट वालों को वो मेमो नहीं मिला नादरा से कि जी हम ये अब बदल चुके हैं। If it is an even if they are two different entities and Nadra is an independent body, तो इनको all together aligned with each other होना चाहिए, all together aligned with each other होना चाहिए। हर शिक जो नादरा पे अप्लाई हो, एम्प्लॉय हो, वही पासपोर्ट के इजरा के लिए भी अप्लाई होनी चाहिए। सो इफ नादरा इज गिविंग अ वुमन अ चॉइस कि आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर अपने वालिद अपनी वल्दियत लिखें, डॉटर ऑफ लिखें, दुख्तर मतलब वल्द लिखें इंस्टेड ऑफ ज़ौजा लिखें। सो पासपोर्ट पे भी आपको खदीजा बुखारी इज स्टिल विद अस। खदीजा प्लीज कैरी ऑन, और अपनी वो प्लीज जो है आपकी लास्ट लाइन वो ज़रूर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेसिकली मैं यही कह रही थी। जी आप रिक्वेस्ट दोबारा कर दीजिए जो आप कर रही थी, क्योंकि बीच में आवाज़ चली जाती थी। जी बिल्कुल, लास्ट पॉइंट में सिर्फ आपको यही कर रही थी कि जो आपका अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, जो बेसिकली हुकूमती डिपार्टमेंट्स को एडवाइस करता है ऑन लॉ मैटर्स, वो कह रहा है कि वो मेरे स्टैंड से एग्री कर रहा है। तो इट डजेंट मेक सेंस कि जब वो लीगल ओपिनियन दे रहा है कि नादरा क्योंकि अलाउ करता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी को भी अलाउ करना चाहिए, तो इनके पास कौन सी ऐसी सोफिस्टिकेटेड लीगल आर्ग्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम अपने अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुनेंगे, उसके ऑफिस को भी नहीं सुनेंगे। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रही हूँ, ये इनका रिटन जो है स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर, और इसके ऊपर जज ने भी कहा है कि अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जिसमें ऑप्शन देनी चाहिए। तो आई थिंक अल्टीमेटली एक पॉलिसी चेंज है, इसमें ऑलरेडी नादरा इज ऑन बोर्ड। नादरा डिटरमिन करता है आपकी आइडेंटिटी को, पासपोर्ट अथॉरिटी नहीं डिटरमिन करती। और अब तो आपको पता है सिर्फ एक ही जगह नादरा ये कह रही है कि आपके पहले आई रिमेंबर कि सऊदी अरेबिया अगर आप उम्रे के लिए जाना चाहते थे, नॉट इन दीस टाइम्स, अ फ्यू इयर्स अगो, सो व्हेन इवन आई गॉट मैरिड एंड आई वांटेड टू गो एंड परफॉर्म उम्रा, तो हमें पासपोर्ट पे फौरी वो ज़ौजा वाला
उनसर लगवाना पड़ा क्योंकि उसके बगैर वीजा नहीं मिलता था। पीछे चले जाएं तो कुछ अरब ममालिक वीजा ही नहीं देते थे, लेकिन अब तो वो कतरन भी खत्म हो गई है। अब तो एनीबडी कैन ट्रैवल एनीवेयर, मैरिड और सिंगल। बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच ही है एंड दैट नीड्स टू बी अपडेटेड तो डू इट एसएप, और अगर तो ये एक पॉलिसी है। बच्चों की वेरिफिकेशन पे मेरा एक पॉइंट था कि बच्चों की वेरिफिकेशन का आर्गुमेंट जी बच्चों की वेरिफिकेशन का आर्गुमेंट बताइए आप। जी, बच्चों की वेरिफिकेशन का जो आर्गुमेंट ये लेते हैं, देखिए अगर एक खातून है और उसकी डिवोर्स हो गई है बच्चों के बाद, तो अपना वो हस्बैंड का नाम तो नहीं रखेगी ना अपने पासपोर्ट के ऊपर। तो क्या मतलब इसका ये हुआ कि उसकी बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी कि वालिद उसके असल कौन है। सो ये बहुत ही अजीब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी एंड करके कि ये पॉलिटिकल विल का क्वेश्चन है, सवाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, इलीगल चीज नहीं है। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसको फुलफिल होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये ऑलरेडी अगर नादरा की तरफ से ये ऑप्शन आ ही गई थी तो ये बड़ा हाफ कुक्ड किस्म की चीज है। मतलब फिर आप उसको ऑल द वे थ्रू करें ना, उसको तोड़ पहुंचाएं जिसको कहते हैं। अगर सीएनआईसी चेंज हो रहा है या आप रिटेन कर सकते हैं डॉटर्स नेम वगैरह, तो आप उसको पासपोर्ट तक लेके जाएं, वरना ये तो वो बात होगी जी आओ खवातीन को थोड़ा सा खुश कर लें, लेकिन एक्चुअली वेयर इट मैटर्स पासपोर्ट तो हम नहीं करने देंगे। मुझे लगता है कि हुमा इसमें पता है क्या, nobody has thought through this, which is even a tragedy, which is an even bigger crime. Why did you come up with something and did not think it अब चूंकि खतीजा आपके तवस्सुत से और जियो न्यूज़ और जियो पाकिस्तान के तवस्सुत से मामला उठा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिन्होंने बड़े दौरे वगैरह भी किए थे पासपोर्ट नादरा के दफातर के पिछले दिनों में, he would look into this personally and do something about it. So yes, let's hope for the best. बिल्कुल। और खदीजा, फाइनल थॉट्स, एनीथिंग अगर आप कोई और दरख्वास्त करना चाहती हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द टाइम। जी नो, आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये उन तक आवाज़ पहुंचेगी इस बारे में, क्योंकि मैंने जब ये केस फाइल किया था तो इसमें बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि ये हम भी इशू फेस करें। अब आप देखें, आई हैव ऑलरेडी सफ़र्ड। अब इसके अंदर 1 साल से मेरा पासपोर्ट नहीं बना और मेरे जो वर्क की कमिटमेंट्स हैं वो काफ़ी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैं इसको फिर भी कह रही हूँ कि एक प्रिंसिपल स्टांस है मेरा, तो मैं इसको करना चाह रही हूँ। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी लॉयर, वो एक्चुअली लॉयर है इसके, मैं पिटिशनर हूँ। सो माई हस्बैंड इज़ द वन हु इज़ ऑल्सो इज़ बेसिकली द लॉयर फॉर दिस केस। सो हम दोनों मिलके ये एक प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स देती है वो आप नहीं ले सकते और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ आप नहीं रख सकते, और जो भी ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं इनको जल्द से जल्द किया जाए। जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकन्वीनियंस हैं, उसका बर्डन औरत पे नहीं आना चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारी है। Absolutely जी, if somehow अगर किसी औरत की या किसी मर्द की, दोनों की, अगर किसी कपल की शादी नहीं चल पाती तो मर्द को तो अपना नया पासपोर्ट नहीं बनवाना, लेकिन औरत को ऑल टुगेदर उस प्रोसेस से दोबारा गुजरना है, पैसे भी खर्चने हैं, फीस भी अदा करनी है, और सबसे बड़ा ये कि वो इंतज़ार और वो हैसल उसे बर्दाश्त करनी है, और सिर्फ उसे बर्दाश्त करनी है क्योंकि और शादी दोनों की खत्म हुई है। खदीजा जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक कि कोई इतना ये बहुत बड़ा इशू है, तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि मिनिस्ट्री इसको इस तरह से निगलेक्ट कर रही है, मैं राधा ये कहूँगी। तो आई होप कि दैट द राइट फोरम इसको देखता है और इसके अंदर फिर फाइनली कोई चेंजेस आते हैं। मैं तो अपना केस लड़ती रहूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी और उनकी इनफैक्ट फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होगा शायद इस चीज के लिए, जो कि शौहरों की तरफ से सपोर्ट ना हो। बहुत ही अच्छा किया कि बड़ी ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो आप मंजर आम पे लाएंगे। एक दफ़ा फिर बता दें कि आपका केस कितने अरसे से, आप ये साल आपने कहा था, 1 साल से आप? जी साल हो गए मेरे पासपोर्ट को नहीं बने हुए। पहले मैंने कोशिश की कि मैं नादरा से जाके खुद बात करूं, उनके हेड ऑफिस में गई, उनके हायर अप से मैंने बात की, और जब कुछ महीने तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई ऐड करना, ये पॉलिसी
अपेरेंटली मूव हुई हुई है, इन द सेंस कि इसकी ड्राफ्ट उनके पास पड़ी हुई है, ये मुझे पता चला नादरा के हायर अप से, लेकिन ये साइन नहीं हो रही। सो ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये इशू आता रहा है, लेकिन ये साइन नहीं हुई हुई। तो ये मुझे नादरा के ऑफिस से पता चला, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई रिटर्न पॉलिसी आप दे दें ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली क्या है। रिटर्न कभी भी मुझे पॉलिसी नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने अपना केस जब फाइल किया कुछ महीनों बाद, अगस्त में शायद ये था, तो आई थिंक इट्स बिन अराउंड सिंस अगस्त ऑलमोस्ट अ ईयर कि अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। अगली तारीख इस हेयरिंग की 27 मई को है, लेकिन अगेन आपको पता है जैसे हमारा अदालती निज़ाम है उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को, स्पेशली अगर पॉलिटिकल विल ना हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं अपने बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू खतीजा फाइल ना करें फॉर ब्रिंगिंग दिस टू एवरीबॉडीज नोटिस, और डेफिनेटली इस पे काम भी होगा और हम इस पे फॉलो अप भी करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ विमेन आर गोइंग टू बी, मतलब ये मार्जिनलाइज ही हो जाएंगी ना, वो भी तो बैठी हुई है 1 साल से, उनका पासपोर्ट ही नहीं बन के दे रहा, और माशाल्लाह उनकी जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन वो अपने राइट के लिए बैठी हुई हैं। एब्सोल्युटली, मतलब उनके लॉयर उनके हस्बैंड हैं जो केस लड़ रहे हैं, सो दिस शुड नॉट बी। अब ये मेरा ख्याल है असम्पशन नहीं होनी चाहिए, इस पे अटेंशन आई है तो होपफुली कुछ हो भी जाएगा कि जब नादरा को कोई एतराज़ नहीं है, आप चाहे शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं, एज एन अगर आप शादीशुदा हैं भी तो भी आप अपने शनाख्ती कार्ड में डॉटर ऑफ लिखवा सकते हैं, तो वही पॉलिसी इन सिंपल वर्ड्स पासपोर्ट पे भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। 2024 मतलब पर्चों पे हर चीजें नहीं हो रही हैं, देयर इज अ एंटायर डेटाबेस पीछे, तो कोई किसी चीज में मतलब धोखा या झूठ नहीं हो सकता, लिख भी देंगे तो पीछे से पता चल जाएगा कि मैरिड हैं, बच्चे भी हैं एंड ऑल दैट। बहुत गर्मी पड़ रही है, जिसे कहते हैं ना सड़ी गर्मी पड़ रही है, ये आप ही कहते हैं, वैसे कोई नहीं कहता सड़ी गर्मी, बहुत शदीद गर्मी है भाई, सड़ रहा हो बस वही कह सकता है। हाँ, गर्मी तो हर से जल रहे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, हर जगह मौसम गर्म है, खुश्क है, बढ़ती गर्मी ने मामूलाती जिंदगी है वो मुतासिर, क्या बेचारे लोग सड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अगले 6 दिन तक पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है, मतलब मजीद गर्मी का इम्कान है, और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो कराची में आज 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नो इट माइट नॉट साउंड लाइक अ लॉट बिकॉज बाकी अगर शहर देखें तो 40s में जा रहे हैं, लेकिन ये फील्स लाइक 49 ही हो जाता है। महकमा मौसमियात वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। कल डीजी मेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हीट वेव पर भी रोशनी डाली है। सो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों जैसे शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना वगैरह में दर्जा हरारत 49-50 तक जाने की पेशगोई की जा रही है। सो दिस इज़ टू मच। और मैं तो कहती हूँ कि काश ये कोई क्राइम होता ना तो हम जेल करा देते इस गर्मी को। इट्स क्रिमिनल टू बी। अच्छा, इसी में एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सेहत हैं, सर गंगा राम अस्पताल लाहौर के चीफ कंसल्टेंट हैं डॉक्टर आमिर सलीम। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस बार गर्मी में ना अचानक टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। अप्रैल बहुत अच्छा गुजर रहा था, मई में 8, 9, 10 डिग्री एकदम बढ़ गया, एक्लामेटाइज नहीं हुए और सेहत को बड़े खदशात लोगों के ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हैज़ा, पेट। सो क्या केसेस हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं इन योर हॉस्पिटल? ये हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, उनमें ज्यादातर तादाद थी बच्चों की और ओल्ड एज की। जैसे कि ये पहले भी हमारी उसमें मेंशन किया गया है, जो हीट वेव है ये ज्यादा इफेक्ट करती है एक्सट्रीम एज वाले लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जिसमें फीमेल मेल हो, और स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं इस हीट वेव से। ये बच्चे हमारे पास ज्यादा आते हैं इमरजेंसी में। अच्छा, ये ज़रूर बताएं, और हम नेचुरली कुछ ना कुछ हल निकालना चाह रहे हैं कि लोग किस तरह डील करें सर्दी से। अब वो लोग जिन्हें काम शाम कोई बाहर आउटडोर्स में होता है, चलें उनका तो खैर मजबूरी है, लेकिन अब वो वक्त नहीं आ गया कि जो ऑफिसेज, जो इदारे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर दिस वेरी रीज़न बिकॉज इट्स सो हॉट, तो उनको कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में हमारे वजीर आला साहब ने इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो गर्मी हीट वेव इफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, वो पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स होते हैं 10-11 से लेके 3-4 बजे तक। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग है वो 7 to 11 AM कर दी है।
इसी तरह जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नजीर साहब, उन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब को भी एडवाइस दी है, एडवाइजरी इशू की है कि आप अपने हर हॉस्पिटल में 6 to 10 बेड सेपरेट कर दें, ताकि हीट स्ट्रोक के साथ कोई पेशेंट आए तो वहां पे उसकी हाइड्रेशन के लिए रिंगर लैक्टेट एक ड्रिप होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी और फ्लूइड भी रिप्लेसमेंट हो जाती है। वो हमारे हर हॉस्पिटल में बेड सेपरेट है, ताकि पेशेंट आए तो उसको फौरन से ट्रीटमेंट मिले, ये ना हो कि जी बेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ प्रिकॉशन बता दें कि हम किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं या एटलीस्ट अपना ध्यान खुद घर पे रख सकते हैं। कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसे मशरूब क्या इस्तेमाल करें? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली जब तक हम इसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे कि ये हीट वेव बॉडी को इफेक्ट कैसे करती है, उसके बाद ही हम अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे। ये बेसिकली ये जो हमारी हीट वेव है, ये हमारे जिस्म पे 5 ऑर्गन को इफेक्ट करती है। एक ब्रेन को, हार्ट को, स्किन को, किडनी को और लंग्स को। जब ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, तो ब्रेन जो है उसमें अगर हीट ज्यादा है तो उससे कंफ्यूजन होगी, डिजीनेस होगी, पेशेंट का जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी। बाज़ औक़ात पेशेंट कोई वर्किंग उस पे है तो वो गिरने का भी डर होता है। हमें अपनी डाइट से ज्यादा वो बेहतर ये होता है कि हम अपने इर्द गिर्द भी नजर रखें, हम अपने हमसायों पे, कोई कुलीग काम कर रहा है कि उसे कहीं हीट इफेक्ट तो नहीं कर रही। और इसमें जो डाइट का ये है कि आप कम से कम हर आदमी, हर शख्स को चाहिए कि 8 से 10 लीटर पानी तो डेली पिए वो। और अगर वो बाहर हीट वाली जगह पे जा भी रहा है तो अपने आप को अपने ढीले ढाले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े हों, लूज फिटिंग में हो और लाइट कलर हो। डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर को अवॉइड किया जाए। और अगर कोई पेशेंट आपके पास आ भी जाता है तो उसको आप कम से कम जो टाइट कपड़े हैं उनको उतारें और उसको कूल ठंडी जगह पर ले जाएं, ताकि उसकी जो हीट का जो इफेक्ट है वो कंप्रोमाइज हो सके, वो बेहतर हो सके। डाइट में सबसे ज्यादा बेहतर जो है प्लेंटी ऑफ वाटर है, और उसमें जो स्पोर्ट्स ड्रिंक कहते हैं जिसमें हम ORS मिला लें या शिकंजी पी लें, या आजकल हमारे पास जो आया हुआ है वाटरमेलन है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, होपफुली आई एम होपिंग कि ये तो अब तक हमें इतनी गर्मी हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि ढीले कपड़े पहनना या लाइट कलर्स पहनना, ये सब कुछ मतलब समझ नहीं होंगे लोग। नेवर माइंड, हमने याद करा दिया। वैसे भी आपको होता है बॉयज फैशन भी तब्दील हो गया है ना, द स्किनी जीन्स एंड द फिटेड पैंट्स, एवरीथिंग इज आउट। बस स्किनी जीन पहनेंगे ना तो चिपक जाएगी फिर आपकी स्किन के साथ। कमीजें भी आउट हो चुकी हैं, सो अब खुले कपड़े वैसे ही ट्रेंडी हैं, सो आप खुले कपड़े। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसे चले गए हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन मैंने पूछना जरूर था चाय वाला मामला। याद है हम कल बात कर रहे थे कि हम कितनी चाय पीते हैं, कि हमें पीनी भी चाहिए इतनी गर्मी में कि नहीं? नहीं भाई, बताना आपको ये कि T20 क्रिकेट की तारीख का बहुत बड़ा अपसेट हो गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में 5 विकेटों से हरा दिया है। तो ये प्रैक्टिस मैच था, लेकिन अपसेट वाली बात ये है कि अमेरिका का नहीं, ये प्रैक्टिस मैच नहीं है, इंटरनेशनल है, सीरीज का पहला मैच है। 6 विकेटों के नुकसान पर 153 रन स्कोर किए और बांग्लादेश की जानिब से तौहीद ने 58 रन बनाए थे, मोहम्मद रियाज ने 31। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका ने 154 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की क्रिकेट टीम है। आई एम सॉरी, आई कांट गेट ओवर दैट नोइंग कि अभी वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका में ही हो रहा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से आपको पता है वो बहुत से लोग भी हैं जो अमेरिका में अब रहते हैं, उन्होंने नेशनैलिटी ले ली है, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं मुख्तलिफ टीमों के। तो उनकी टीम बन गई है। सो हरमीत सिंह ने 33 रन बनाए, बेहतरीन रहे, और कोरे एंडरसन आपको याद होगा, इन्होंने 34 रन बनाए, स्टीवन न्यूजीलैंड के थे ये। सो एक एवेन्यू खुल गया है। वैसे मतलब सारे आइडिया नहीं दे रहे हम वैसे किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को, लेकिन हिंट नच जाइए वहां US। आई कांट गेट ओवर द US क्रिकेट टीम, सॉरी। और 4 मैचेस की सीरीज है जिसका आगाज आज से हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और आज ये हेडिंग्ले में खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे। ओके, दैट्स क्वाइट लेट। 10:30 पे हाँ, वैसे कैसे देखेंगे? मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा भी मौजूद है, क्योंकि मेट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि वक्फे से रात 12 बजे तक बारिश जारी रह सकती है इंग्लैंड में। हाँ, आप ये ना समझें कि हम अपनी बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं। कह रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ वही टीम मैदान में उतरनी चाहिए जो वर्ल्ड कप खेलेगी। अब अच्छी बात यह है कि कप्तान बाबर आजम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। कल उन्होंने इस बात का फिर से इजहार किया।
सेलेक्ट कर चुके हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्या बैटिंग लाइनअप होगी, क्या बॉलिंग लाइनअप होगी। तो वो आपको इस सीरीज़ में नज़र आएगा कि हम किस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। लेकिन हर सीरीज़ आपके लिए एक न्यू सीरीज़ होती है और ये वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अवेल करें, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि 2 वीक बाद 3 वीक बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो हम जितना इसमें से चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं, जितना इससे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं हम उससे लें। अच्छा जी, बाबर आजम का आपने सुन लिया और पाकिस्तान टीम के पास वर्ल्ड कप से पहले सख्त हरीफ के साथ एक मुकाबला करके देखना कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या नहीं है, ये बड़ा अच्छा मौका भी है और आखिरी मौका है। और आइलैंड सीरीज़ तो आपको पता है कि हमने जीत ली थी, कौमी टीम का मोरल जो है वो हाई है इस वजह से। और तो इंग्लैंड से भी अगर जीत जाए तो लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी जोरदार समझी जाती है। लेकिन डालने की क्या जरूरत थी, मैं इतनी अच्छी उम्मीद कर रही हूं। लेकिन में तो सारी बात होती है ना करें ना, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी सब सरसरी चीजें होती हैं, लेकिन के बाद जो जुमला आता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ओके, अगर लेकिन ही कहना था तो ये जरूर कह सकते हैं कि एडवांटेज है इंग्लैंड को, बिकॉज उनका होम ग्राउंड है ना, तो एडवांटेज ऑलरेडी उनको मिल गया है, तो लिहाजा वो टफ टाइम भी दे सकते हैं पाकिस्तान को। और दूसरा मैच होगा जी 25 मई को बर्मिंघम में तो यार पहुंचना चाहिए सबको, मतलब बर्मिंघम में रहते ही देसी हैं। और अगर वहां ना पहुंच सके तो तीसरे मैच में चले जाए जो कि है कार्डिफ में और होगा 28 मई को। ठीक है जी, और चौथा होगा 30 मई को लंदन में। लो जी, हमने सारे बता दिए आपको, तो कहीं ना कहीं तो जानेंगे। अब्दुल्ला, कौन सा आपने पिक किया है? हमने बर्मिंघम पिक किया है क्योंकि घर सा महसूस होगा वहां पे, क्योंकि हम घर ही बैठे हुए देख रहे होंगे। टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद जी बताइएगा, आप गैरी क्रिस्टन की कोचिंग में पहला मैच, वर्ल्ड कप से पहले बड़ी टीम से पहला सामना, आज किस लाइनअप के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, पहले तो गुड लक है गैरी कर्स्टन को, बहुत रिनाउंड कोच है और पूरी दुनिया में उन्होंने कोचिंग की है, स्पेशली अभी IPL में भी जो है ना बड़ा सक्सेसफुल उनका जितने भी उन्होंने साल कोचिंग की है, और इंडिया के लिए बहुत उन्होंने ग्लोरीज और उनकी क्रिकेट को चेंज किया है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि वो एक दिन हुए उनको टीम के साथ आए हुए, और वो कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं लेके आ रहे हैं कि जो वो यूं करके लगाएंगे और आपकी टीम में खुशी की लहर तोड़ पड़ेगी। इवेंचुअली आपके प्लेयर्स ने अडॉप्ट करना है, और प्लेयर्स को बड़े अरसे से जो चीज़ें हैं वो हमारे पाकिस्तानी लोग भी कहते आ रहे हैं, पाकिस्तानी कोचेस ने भी कहा है, जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं वो ये है कि आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, वो ये है कि आपने बिट्स एंड पीसीस के साथ नहीं जाना, आपने प्रॉपर जो आपकी टीम की फॉर्मेशन बन रही है वो इसी तरह है कि आपने प्रॉपर 5 बॉलर से जाना है, और आपका इफ्तिखार आपका 6वां ऑप्शन होगा अगर लेफ्टीज आ जाते हैं। एट द सेम टाइम आपने 6 प्रॉपर बैट्समैन से जाना है, उसके बाद इमाद वसीम और शाहीन होंगे, आपको इसी तरह जाना है। आपको कहीं ना कहीं इब्रार को इंडल्ज करना है। आपने बहुत गलती की है कि पिछले जो मैचेस आपके पास न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, आपके पास आयरलैंड की सीरीज़ थी, आपको चाहिए था कि आप इब्रार को खिलाएं, क्योंकि सारी दुनिया बोल रही है कि USA में जितने भी पिचेस मिलेंगे वो टर्नर होंगे, तो आपके पास तो एक ही जेन्युइन स्पिनर है, जो कि आपने जेन्युइन स्पिनर डाला है इब्रार को, आपने उसको मैचेस भी नहीं दिए। जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा ओपिनियन ये है कि आपको प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, ये बिट्स एंड पीसेस को रोकना होगा। अच्छा, सीरीज की बात हो रही है, अहमद ये बताइएगा कि सीरीज बाबर आजम की टेस्ट तो नहीं है उनका, कप्तानी का इम्तिहान तो हम नहीं कह सकते बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। हाउएवर उनको ये लग रहा है कि जो टीम प्ले है उसमें 170 तक अच्छा स्कोर हो जाता है, कंसीडरिंग हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। एब्सोल्युटली। आपको, आपके ख्याल में बाबर की ये कैलकुलेशन ठीक आपको लग रही है कि 170 इज एन ओके स्कोर? वो ठीक थी आज से 3-4 साल पहले, वो अभी भी ठीक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंडीशन में खेल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में आपको पिचेस मिलती हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में पिच हैं, या जो आप इंग्लैंड में भी आपको पिचेस मिलेंगे, अर्ली विंटर है वहाँ पे फ्लैट पिचेस आपको मिलेंगे, वो एक आइडियल बैटिंग सिचुएशंस और कंडीशंस हैं। और अगर आप रिसेंटली देखें न्यूजीलैंड की, जिसमें 11 प्लेयर नहीं थे, आपने उनके साथ अपनी फुल फ्लैज ऑलमोस्ट जो आपकी टीम थी उसके साथ आपने वो लेवल की, उसके बाद आपको आयरलैंड ने पहला मैच हरा दिया, आपकी पूरी टीम खेली, उसके बाद उसी आयरलैंड ने आपको 190 किया, आपकी बैटिंग अच्छी हुई, आपने चेस कर लिया, उसी आयरलैंड ने आपको 175 आउट किया, आपने वो चेस किया। तो कंसर्निंग पॉइंट्स तो हैं आपके लिए, अब देखना ये पड़ेगा कि आप वो जो माइंडसेट है वो बदलने के लिए तैयार हुए हैं कि अभी भी नहीं हुए आप, क्योंकि 4 इवेंट्स आप ऑलरेडी हार गए हुए हैं और आपको मोरलेस सारा पाकिस्तान यही बोल रहा है कि आपको अपनी हिकमत अमली
तब्दील करने की जरूरत है। अब गैरी कर्स्टन इसमें कितना पुश करते हैं, एक अच्छी चीज ये देखने में आई कि गैरी ने बोला कि जिस तरह बाबर आजम आखिरी T20 में खेलने आयरलैंड के गेस्ट, वो उसी को प्रमोट करना चाहेंगे, उनको वो स्पेस देंगे जहां वो अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल सके। तो अब तो कोच की तरफ से भी बयान आ गया है, अब कोई ऐसा एक्सक्यूज रह नहीं गया। तो हमें देखने में उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के ओपनर्स की तरफ से और तीसरे नंबर की तरफ से हमें जारहाना बैटिंग देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग। अब ये बताइएगा अहमद कि अब ये मैच लीड्स में होना है, फिर यहाँ पर बारिश का भी इम्कान है, फिर लाइट्स में भी होना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ऑप्शन बेहतर रहे अगर हम टॉस जीते तो, बैटिंग करें या फील्डिंग करें? देखिए लाइट्स भी है, बारिश भी है, मेरा तो ख्याल है रेस्ट कर लेते हैं। दूसरा ये थोड़ा लाइटर मोड पे था, डिपेंड करेगा सिचुएशन। देखिए अभी जो रिसेंट हमने देखा है, पाकिस्तान की बॉलिंग देखी है तो पाकिस्तान ने काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो ज़्यादा बेटर फॉर्म में है बजाय के बॉलिंग से। तो अगर मैं पाकिस्तान टीम का साथ एसोसिएट हूँ या कैप्टन हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना अपनी बैटिंग को प्रेफर करता कि वो चेस करें, हम बॉलिंग फर्स्ट करें और कोई भी टारगेट हो उसको चेस करें। एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, हमें कुछ क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है, प्रेपरेशन करनी है, तो हमें बैटिंग पहले करके भी प्रेपरेशन करनी है, एट द सेम टाइम बैटिंग सेकंड करके भी प्रेपरेशन करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पर्सपेक्टिव। और इन दी एंड हम यही कहेंगे कि बस हमने जीतना है, मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं होनी चाहिए ना कि जीत लो या ना जीतो। अहमद शहजाद हमें अपनी एक्सपर्टीज दे रहे थे। अच्छा जी, बाय द वे अब एज इट्स 10:14 ऑलमोस्ट, बहुत से लोग या तो निकल गए होंगे या अब निकलने वाले होंगे। भाई अब वो पीक आवर्स शुरू हो गए हैं। अगर आप घर से जा रहे हैं सो स्टार्ट कीपिंग एन अम्ब्रेला, कोई गीला तौलिया, कोई कपड़ा अपने सर को ढांप कर रखें, बिकॉज दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इस वक्त अगर आप सैटेलाइट इमेज से दुनिया का मंजर देखें ना तो आग लगी हुई है इस रीजन पे, इंडो रीजन पे, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं। और ये अभी से एक्सपर्ट्स और माहिरीन बता रहे हैं कि इस मर्तबा अगेन गर्मी के रिकॉर्ड टूटेंगे अगेन। एडवाइस और टूट गए हैं वैसे तो कि वैसे ही ना दिन में एक ग्लास आप ORS टाइप कोई एनर्जी के लिए और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए पी लिया कर लें, और अपने स्टाफ को भी पिलाएं। इफ यू हैव अ ड्राइवर, मेड, व्हाटएवर आपके घर में जो भी स्टाफ है, माली है, तो खुद ही से सैशेज रखें ORS के और पिला दिया करें, बिकॉज हर कोई जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है इस गर्मी से। So we are fluctuating between two extremes after a very wet and rainy April। हम इस नहज पे पहुंच गए हैं और अल्लाह मियां रहम करे। अच्छा, कौन गर्मी से भी इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों से इफेक्ट हो रहे हैं। आप बताएं, आपको कि नई हुकूमत बन चुकी, अपोजिशन असेंबली में मौजूद है, मगर सियासी इस्तेकाम में लगता है हम एक कदम अभी भी आगे नहीं बढ़े और सियासत माजी ही में फंसी हुई है। ना इमरान खान मान रहे हैं और ना नवाज शरीफ जो हैं वो माजी भुलाने को तैयार हैं। KP हुकूमत की वफाक के साथ अलग ठनी हुई है, आपको पता उनकी तो बनती नहीं है, और आगे बढ़ने की बात सब करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का एतराफ़ करने को कोई तैयार नहीं है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या माजी में आपको पता ही है कि दोनों के लिए अजाब बना है, यादें माजी दोनों के लिए अजाब बना है। और बानी PTI और नवाज शरीफ दोनों का रवैया बता रहा है कि फिलहाल तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुलते दिखाई नहीं दे रहे। हफ्ते को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से नवाज शरीफ का खिताब बता रहा था कि उनके जख्म जो हैं वो आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा हैं। उन्हें अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का हिसाब भी चाहिए और हर सूरत चाहिए। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, तो मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे बताएं ज़रा, मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया, और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है जेल में, बाहर नहीं आने देना। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब,
लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना। सो ये है सूरत हाल। अब सियासी जमातों की तारीख ये है कि सबके दामन पर दर्जनों यू टर्न्स मौजूद हैं, और मियां नवाज शरीफ जहां बातें कर रहे हैं जो बड़ी हद तक सच हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच बोलते हैं जितना इन लोगों को सूट करता है। अब जो शिकायत ये कर रहे हैं माजी से, आज कमोबेश वही शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हैं। खैर, सियासी समझौतों के दाग सभी के दामन पर मौजूद हैं। वोट को इज्जत दो का नारा कल नून लीग लगाती थी, आज पीटीआई वोट का फैसला मानने का मुतालबा कर रही है। कल नून लीग पीटीआई की हुकूमत को आरटीएस का ताना देती थी, आज फॉर्म 47 का ताना इन लोगों को मिलता है। सो ये विशेष साइकिल कब ख़त्म होगा, दिस इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। सो यही है हम सब की हकीकत। अच्छा जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर सैफ, बहुत सी बातें आपसे करनी हैं और पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं जिनको ऑब्वियसली एड्रेस करने की भी बड़ी ज़रूरत है, और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सारे मिल बैठें और आगे बात को लेके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा कि ऐसा होगा। अब डायलॉग की तरफ अगर जाना है तो क्या आप ऑप्शंस देख रहे हैं? अब माजी को अगर पकड़ के रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हर किसी की ख्वाहिश भी ये है कि जी वी नीड टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह आगे बढ़े? सब तस्लीम करें कि जो साजिश का हिस्सा बने, साजिश कोई रास्ता तो निकले ना, और आइंदा ना बनने का वादा करें। क्या एक नया मीसाके जमहूरियत हो सकता है? यहाँ पर सियासी पार्टियां ज्यादातर मुल्की उससे मफादात से ज्यादा अपने ज़ाती और गुरूही मफादात को तरजीह दे रही होती हैं, और कई बार ये देखने में आया है कि जमहूरियत के प्रोसेस को डिरेल करने में या डिस्टर्ब करने में सियासी कुव्वतों का ही हाथ रहा है, और उनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से दीगर कुव्वतों को मौके मिले हैं कि वो प्रोसेस को डिस्टर्ब करें। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, बिल्कुल हमारी तरफ से तो ये कमिटमेंट है। हम तो चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत हो और आइन की बालादस्ती हो। उसके लिए उन तमाम सियासी पार्टियों के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हमारे रास्ते खुले हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, जो जमहूरियत और आइन के बालादस्ती और इस्तेकाम के लिए जदोजहद कर रही हैं। लेकिन वो पार्टियाँ जो जमहूरियत और आइन का नाम तो बड़े शौक से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बाद में अपने अपने मफादात पर कंप्रोमाइज़ करके जमहूरियत की तबाही का बायस बनते हैं, उनके साथ हम मैं समझता हूँ कि ना अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत है और ना इसका कोई फ़ायदा है। क्योंकि अगर उनको आप अपने फोल्ड में लाएंगे या उनसे कोई तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे तो उन्होंने एंड में अपनी डील करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके बाकी जमहूरियत को लात मार देनी है, जैसा कि माजी में होता रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन माजी को भुला कर नहीं, बल्कि माजी के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए, सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब दूसरी तरफ एक मसला ये भी है कि पख्तूनख्वा हुकूमत का रवैया ज़रूरत से ज़्यादा बज़ाहिर तो जारहाना है। वह अपने दफ्तर को टेक ओवर करने की धमकी कोई छोटी बात तो नहीं है। तो क्या गंडापुर साहब वाकई ऐसा ही करते रहेंगे, ये भी करने वाले हैं? में तो एक चीफ सेक्रेटरी तक अपनी मर्जी का तैनात करने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, और वफाक से जितने भी अफसरान हमने मांगे हैं उन पर उनको रद्द कर दिया जाता है, और आज तक हम इंतजार में हैं कि हम अपना चीफ सेक्रेटरी तैनात करें। दूसरी बात, वफाक की तरफ से जो हमारे साथ सलूक हो रहा है, हमारे बकाया जात हैं, अरबों रुपए के बकाया जात हैं, 1510 अरब रुपए तो सिर्फ बिजली की मद में बकाया जात हैं। लेकिन हो ये रहा है कि बिजली का वफाकी वजीर बैठकर इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें वो बिल्कुल खुलेआम लिखता है कि खैबर पख्तूनख्वा में 80% बिजली चोरी हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर बिजली चोर का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि 1510 अरब रुपए हमारी उनकी तरफ बकाया है, वो हमें देने नहीं दे रहे। उल्टा 4 रुपए की बिजली हमसे 64 रुपए में 4 रुपए में खरीद के 64 रुपए में हमें बेची जा रही है। लेकिन हम फिर भी जमहूरियत और आइन का जो पैराडाइम है, जो हुदूद और क़यूद है, उनका एहतराम करते हुए अपने मुतालबात पेश करते रहेंगे। जहां तक टेस्को के दफातर पर कब्जा करने का ताल्लुक है, हमने कब्जा करने का नहीं कहा, हमने कंट्रोल करने का कहा है। अपने सिस्टम को ठीक करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर कहकर इल्जाम जो है वो हमारी तरफ धकेला जा रहा है। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर ये मामलात रहे तो हम तो वफाक से ये मुतालबा करेंगे कि इनका कंट्रोल हमारे हवाले किया जाए।
राइट बैरिस्टर साहब, अब ये भी बता दें कि करना क्या है आगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक के साथ जिस सियासी डेडलॉक में है ये उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं जो हालात PDM दौरे हुकूमत में थे। उस वक्त इमरान खान ने हल ये निकाला था कि प्रेशर बढ़ाने के लिए असेंबली ही तोड़ दी जाए, तो क्या वो फैसला ठीक था? क्या ऐसा दोबारा किया जा सकता है? उस वक्त हमने असेंबली इसलिए तोड़ी थी कि आप आवाम के पास दोबारा हम जाएं और दोबारा आवाम से मैंडेट लें और दोबारा साबित हो कि इमरान खान ही आवाम का मुंतखब लीडर है। इन्होंने आइन की पामाली करते हुए, आइनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करते हुए इलेक्शन को डिले किया। जब डिले किया, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी असेंबलियां तोड़ी गई थी, बाकी जगहों में भी यही हाल था। इन्होंने इलेक्शन में इतनी गड़बड़ कराने के लिए PDM को एक किस्म का इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्जी की केयर टेकर हुकूमत भी बनाए। उस केयर टेकर हुकूमत ने हर वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि PTI ही हमारी नुमाइंदा जमात है। अब PTI को फॉर्म 47 में धांधली करके इक्तदार में आने से महरूम कर दिया गया। तो ये वो तमाम इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारा वफाक के साथ एक तनाज़ा चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम वफाक के साथ खामखा की लड़ाई में उलझे हुए हैं। हम वफाक को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट समझते हैं। हम समझते हैं ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर जमहूरी हुकूमत है। ये चोरी और धांधली के जरिए यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं। इनको इक़्तिदार का हक नहीं है, इसलिए जब तक ये हटेंगे नहीं और आवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक उनके नुमाइंदों के जरिए बनने वाली हुकूमत नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक हमारा इनके साथ ये मामला चलता रहेगा। शुक्रिया जी, आपका मौक़िफ़ आ गया। थैंक यू जी। कि वो आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप कोई रास्ता नहीं मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो आगे फिर बढ़ेंगे कैसे? मगर यू नेवर नो, कभी ना कभी ऐसे भी वक्तों में रास्ते हमने निकलते हुए देखे हैं जब कोई रोशनी नहीं थी। आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, अब एक तरफ इमरान खान हैं जिन्हें अपने रिलीफ चाहिए, दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जो अपना हिसाब मांग रहे हैं। अब माजी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को इट सीम्स लाइक नोबडी इज़ विलिंग टू, नोबडी इज़ रेडी। तो क्या मुज़ाकरात या मुफाहमत का कोई चांस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है या बाकी रह गया? नवाज शरीफ साहब हैं तो वो अभी तक उस सिनेरियो से नहीं निकल पा रहे जिसमें कि वो उनको इस बात का गम है कि उनकी हुकूमत क्यों ख़त्म की, उनको किस तरह से निकाला, उनके ऊपर मुकदमात क्यों बनाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी अदम एतमाद के मामलात, उनकी हुकूमत के गिराए जाने के जो उनके इल्ज़ामात हैं या जो वाक़यात हैं वो उनको दोहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो मीडिएशन के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। ताहम ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो कि एक डेडलॉक की तरफ लेके जा रहे हैं। और ख़ास करके अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो बहरहाल आपको माजी यानी गुज़िश्ता से ही पैवस्ता है, तो आपको माजी को भुला के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसको आपको कैसे दूर करना है, ये एक बहुत अहम सवाल है। और उसके लिए जब तक कि कोई सच्चाई कमीशन नहीं बनता, जब तक कि इस बात का ना पता लगाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कब कब जो है वो मुदाखलतें होती रही हैं, हुकूमतें गिराई जाती रही हैं, सियासी रहनुमाओं को नाअहल किया जाता रहा है, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनको सदारत से अलग करना पड़ा, इमरान खान साहब के भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक कि एक पूरा कमीशन नहीं बैठता और वो एक कम से कम कुछ ना करें, इदराक तो करें कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अच्छा आसमा, एक और चीज़ जिस पे हम सारे ही कंफ्यूज हैं और इस पे बात भी हम ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस कर रहे हैं कि हुक्मरानों को जहां हर चीज़ पर जवाबदेह होना चाहिए वहां नया पीका कानून ला रहे हैं। सोशल मीडिया रेगुलेशन के नाम पर नई पाबंदियों का प्लान भी है। तो पंजाब का हतक कानून भी ऐसा है कि सबको मकसद साफ नज़र आ रहा है। ऐसा क्या होने जा रहा है कि हुकूमत मुतवक्के तनकीद से इतना घबराई हुई है कि इस किस्म की कानून साजी हो रही है? एक चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की सहाफ़त को है और वो है फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडा का और एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा का, जिसने कि असल में सहाफ़त को ख़तरे में डाला है। और हम बहुत अरसे से ये बात कह रहे थे कि अगर फेक न्यूज़ फैलेगी, अगर प्रोपेगेंडा फैलेगा, अगर झूठी ख़बरों को हवा दी जाएगी, झूठी ख़बरों को, बहतान को, इल्ज़ाम को, इन सब चीज़ों को जो है अगर फैलाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान की सहाफ़त ख़तरे में होगी। और अनफॉर्चुनेटली
मुनज़्ज़म तरीके से ये तमाम जो सहाफ़ियों के अंदर से सहाफ़ी पैदा किए गए और मुनज़्ज़म तरीके से ये झूठ फैलाया गया, मुनज़्ज़म तरीके से फेक जो स्टोरीज़ हैं उनका कारोबार बनाया गया और उसके बाद उन्हीं हथियारों को पाकिस्तान की सहाफ़त के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं को बुनियाद बना के, उन्हीं को वजह बना के। और ये सिर्फ सहाफ़त के साथ नहीं हुआ, सियासत के अंदर भी सियासतदान तख्लीक करके सियासतदानों को बदनाम किया गया है, पार्लिमान को बदनाम किया गया है। ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ हुआ है। तो अब उसका शिकार जो है वो सोशल मीडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं दे सकते कि वो किसी पे बहतान लगाए। लेकिन जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे जिस पे कंसेंसस नहीं होगा, जिस पे कंसल्टेशन नहीं होगी, जिसमें सहाफ़ती तंजीमों का कोई आउटपुट इनपुट नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर आपकी इसमें बदनीयती होगी। देखिए, ये एक और टकराव है जिसकी सूरत हाल पैदा हो सकती है, चाहे वो पीका में तरमीमें हों या फिर पंजाब का जो हरासमेंट, वो तो बहुत ही खौफनाक भी है, एट द सेम टाइम मज़े का खेस भी है, एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी भी ज़ाहिर करता है कि ऐसी क्या परेशानी है या ऐसी क्या घबराहट है जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ लाया जा रहा है। को घबराहट तो हो ही सकती है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस जल्दबाजी में ये हो रहा है तो ऑलमोस्ट लगता है कि कोई इमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है होते हुए और जिसके लिए हम तैयारी पकड़ लें। एंड यू नो व्हाट, जहाँ इसमें हुकूमतों को तो मौका मिलता है और जब मौका मिलता है तब वो इस तरह के काम करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से हम अभी आसमा बात करनी थी ना, सहाफ़ी तख्लीक किए गए, तो खालिक को भी कभी कोई पूछे। और ये सारा कुछ बाय डिज़ाइन हुआ या इत्तफाकिया होता रहा, जो हमें नज़र आ रहा था कि ये सारा कुछ हो रहा है और अल्टीमेटली इसका मलबा हम सब पे गिरना है और उसका मलबा हम सब पे अब गिर रहा है। लेकिन अगर तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको जवाब मिलेगा, तो जवाब नहीं मिलने वाला। ऑलराइट जी, दैट इज इट फॉर टुडे, वी आर गोना सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।